everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 4th maths chapter The Junk Seller. ये चैप्टर हम NCERT से पढ़ चुके हैं. आपको एक जंक सेलर की स्टोरी के थ्रू काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं. कुछ तो प्रॉब्लम सम्स ही हैं आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन के. इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट आपको बताया है. जब आप लोन लेते हैं लेकिन पे बैक कुछ एक्स्ट्रा आपको करना होता है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे इंटरेस्ट कहते हैं. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट भी बताया है. हालांकि लॉस नहीं हुआ कहीं पे भी. जो ये हमारी जंक सेलर थी किरण जिनका नाम था, हमेशा ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही आप बिजनेस ओपन करते हैं जनरली. तो ये कम दाम पे चीज़ों को परचेज करके खरीद के ज़्यादा पर्स को बेच देती थी. तो जो डिफरेंस है वो इनका प्रॉफिट होता था. तो ये जो कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट को लेके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके लिए हमें करनी होगी केवीएस की वर्कशीट, जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, लेकिन बेस्ड एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पर ही हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी. कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. द जंक सेलर वर्कशीट नंबर 1. सबसे पहले है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नोट्स. इन नोट्स की वैल्यू बताइए. 5 नोट्स ऑफ ₹100. आपको 100 के अगर 5 नोट्स दिए जाए, जब भी कभी आपको नोट्स दिए हो उनका इतने हैं और हर एक उसकी वैल्यू दी हो, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 500 आएगा. मतलब कि उसकी टोटल वैल्यू, 5 नोट्स की टोटल वैल्यू 500 रुपीज़ होगी. 12 नोट्स ऑफ ₹5. 5 रुपये के 12 नोट या फिर कॉइन्स आप कहिए, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर होगा 60 रुपीज़ उनकी वैल्यू होगी. रुपीज़ भी लगा देते हैं आगे. 10 notes of 10, so answer will be ₹100. 15 notes of 50, 15 5s are 75, ₹750. 6 notes of 1000, वैसे 1000 अभी है नहीं नोट्स, 2000 लिख लीजिए. 6 notes of 2000, तो ये हो जाएगा 6 2s are 12,000 रुपीज़. अगर आपके पास 2000 के 6 नोट्स हैं मतलब आपके पास टोटल 12,000 रुपीज़ हैं. 8 नोट्स ऑफ 20, 8 इंटू 20 यानी कि ₹160. 12 नोट्स 14 नोट्स ऑफ 2, 14 2s are 28 यानी कि ₹28. ओके, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है टोटल मनी वैल्यू बताइए, इतने नोट्स हैं इतने के, तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट दी आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी 50 रुपी नोट्स आर नीडेड टू मेक 200. अगर आपको 200 नोट्स बनाने हैं, 200 टोटल रुपीज़ बनाने हैं, तो आपको 50 रुपीज़ के कितने नोट्स चाहिए होंगे. आप जानते हैं 50 के 2 नोट्स मिलके 100 रुपीज़ बनते हैं. अगर आपको 200 बनाने हैं तो आपको 4 नोट्स चाहिए होंगे. वैसे इसको करने का एक आसान तरीका भी है. आप 200 को डिवाइड कर दीजिए 50 से. जैसे वहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आपको डिवाइड करना है. तो देखिए क्या होगा, 200 को आप डिवाइड करेंगे 50 से. 50 की टेबल में कब आता है 200? 5 4s are 20, 15 4s are 200 मतलब 4. ऐसे 800 को डिवाइड कर दीजिए 50 से. 50 ये आएगा आपका 50 1s are 50. कितना रिमाइंडर बचा? 300. 5 6s are 30, 56 are 300 मतलब 16 नोट्स. या तो आप ऐसे समझ लीजिए इसको डिवीजन से, अगर आप आसान लगता है आपको, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 50 रुपीज़ के 2 नोट्स मिलके 100 बनाते हैं. 100 अगर आपको 800 बनाना है तो 100 यानी कि डबल आपको, अब 50 के डबल नोट्स चाहिए होंगे तो 8 2s are 16, आपको 16 नोट्स चाहिए होंगे. और 200 के लिए 2 का डबल यानी कि 4 नोट्स चाहिए होंगे, क्योंकि 1 का डबल चाहिए होता है ना. यहाँ पर 2 नोट्स मिलके 100 बनाते हैं तो 816 नोट्स बनाएंगे. अगला क्वेश्चन है आपका 20 and 10 रुपीज़ नोट्स आर नीडेड टू मेक 190. अब इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं. आपके पास 20 और 10 के नोट्स हैं, आपको 190 रुपीज़ बनाने हैं. एक काम करिए, 100 रुपीज़ 20 से बना लीजिए. 20 के कितने नोट्स मिलके 100 बनाते हैं? 5 नोट्स, क्योंकि 20 5s are 100 होते हैं. तो यानी कि 5 नोट्स ऑफ 20, ये 100 रुपीज़ हो गए. अब 90 बचे. 90 10 के ले लीजिए, 10 के 9 नोट्स ले लीजिए. 9 नोट्स ऑफ 10. आसान है. ये 100 हो गए और ये 90 हो गए, टोटल 190 हो गए. नेक्स्ट है 270. एक काम करिए, 200 बना लीजिए 20 के नोट से. 20 के कितने नोट्स मिलके 200 बनाएंगे? 10. तो आप लिखेंगे 10 नोट्स ऑफ 20. 20 के 10 नोट्स लीजिए, बचे 70. 70 10 के नोट से बना लीजिए तो 7 नोट्स चाहिए होंगे ऑफ 10.
10 के 7 नोट होंगे तो 70 रुपीज़ 70 रुपये हो जाएंगे, 20 के 10 नोट्स तो 200, टोटल मिला के 270 हो जाएंगे आपके। ओके, तो कई बार कॉम्बिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1000 रुपीज़ के कितने नोट्स चाहिए होंगे आपको 7000 बनाने के लिए? 7 नोट्स, सिंपल, 7 नोट्स होंगे तो 7000। 10,000 बनाने के लिए 1000 के 10 नोट्स चाहिए होंगे, 7 नोट्स 10 नोट्स। 500 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 5 रुपी नोट्स आर नीडेड टू मेक। आपको 620 रुपीज़ बनाने हैं। आपके पास 500 का नोट है, 100 के है और 5 के है। कितने चाहिए होंगे? 500 और 100 मिलके तो 600 हो जाएंगे, तो मतलब 1 नोट ऑफ 500, 1 नोट ऑफ 100, 600 हो गए। अब बचे कितने? 20 आपको बनाने पड़ेंगे 5 रुपी के नोट से। 5 रुपी के कितने नोट्स मिलके 20 बनाएंगे? 5 4 20 होते हैं, यानी कि 4 नोट्स ऑफ 5। देखिए ये 500, 100 600 और ये 5 4 20, यानी कि 620। तो इसमें थोड़ा सा स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी आपको। 910 रुपीज़ बनाने हैं तो एक 500 का नोट लगेगा, यहाँ पे मैं नोट बना देती हूँ। उसके बाद 400 के नोट लगेंगे। कितना हो गया ये? 500, 600, 700, 800, 900। अब 10 रुपीज़ बचा, 2 5 के कॉइन्स ले लीजिए, रुपीज़ जो भी है नोट्स ले लीजिए। तो यानी कि 500 का 1 नोट, 100 के 4 नोट्स और 5 के 2 नोट्स। क्लियर है? चलिए, तो सेकेंड आपको क्वेश्चन इसमें से ऐसा भी पूछा जा सकता है। पहले तो इतने के इतने नोट्स हैं तो टोटल कितना हुआ, इतने रुपीज़ के कितने नोट्स मिलके ये टोटल आपकी करेंसी बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। सेकेंड वर्कशीट में है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय स्प्लिट मेथड, या फिर हम इसको कहते हैं कॉलम मेथड। एनसीईआरटी में कॉलम मेथड वर्ड यूज किया गया है, वैसे स्प्लिट मेथड भी अगर कहीं पे लिखा आता है तो आपको यही करना है। अब अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि कॉलम मेथड से करिए तो आपको उसी मेथड से आंसर निकालना है। आप फिर नॉर्मल तरीके से इसको नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको 25 × 98 दिया हुआ है तो आप ऐसे नहीं कर सकते इसको मल्टीप्लाई 5 8s are and समथिंग लाइक दिस। आपको फिर कॉलम मेथड से करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, और सबसे पहले 25 को आप स्प्लिट करेंगे, 25 को लिखेंगे 20 एंड 5, 1s और 10s को अलग कर लेते हैं। 95 को आप लिखेंगे इधर 90 एंड 8। ओके, उसके बाद ये जो आपके बीच में ब्लैंक कॉलम्स हैं इनको फिल करेंगे। सबसे पहला जो कॉलम है ये वाला, इसके ऊपर 20 है, इधर 90 है, तो इसमें 20 × 90 कितना होगा वो लिखेंगे। 2 9s are 18 और पीछे 1 2 zeros। यहाँ पर लिखेंगे 5 और 90 कितना होगा, क्योंकि इधर 90 है, इसके ऊपर 5 है, तो 9 5s are 45 और पीछे 1 0, क्योंकि 90 के पीछे 1 0 है। 20 × 8 कितना होगा, 2 8s are 16 और पीछे 1 0 20 वाली, और यहाँ पर 5 और 8, 5 8s are 40। फिर ये जो चारों कॉलम्स में आपके आंसर्स आए हैं इनको आप यहाँ पर ऐड करते हैं, 1800 + 450 + 160 + 40, इन चारों को, और ऐड करके जो आंसर आता है वही आपका फाइनल आंसर होता है। 0 6 + 4 10 10 + 5 15 5 कैरी 1 8 + 1 9 9 + 1 10 10 + 4 14 कैरी 1 1 + 1 2, यानी कि आपका आंसर है 2450। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि स्प्लिट मेथड से का है तो आपको ये स्प्लिट या फिर कॉलम मेथड से ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मैं इसका एक चलिए ये वाला कर लेते हैं। 86 एंड 45। 86 को आप कैसे लिखेंगे, 80 एंड 6। 45 को आप कैसे लिखेंगे, ये 3/3 का आपको बनाना पड़ेगा। 40 एंड 5। सबसे पहले कॉलम में क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, 40 और 8 को, क्योंकि इसके ऊपर 80 है और इधर 40 है, इसीलिए 8 4s are 32 और पीछे 2 0, एक 80 की 0 एक 40 की 0। यहाँ पर ऊपर 6 है, लेफ्ट में 40 है, 4 6s are 24 और पीछे एक 0, ऊपर 80 है, लेफ्ट में 5 है, 8 5s are 40 और पीछे ये एक 0। 6 × 5 30। अब इनको ऐड करिए, 3 2 0 0 2 4 0 4 0 0 एंड 3 0। ऐड किया, ये तो 0 ही हुआ। 3 + 4 7, 2 + 2 4, 4 + 4 8 एंड 3, तो इसका आंसर हो गया 3870 आंसर। क्लियर है? तो ये 2/2 का आपको क्लियर होगा। ये वाला बी पार्ट आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं 132 एंड 61 का आपको बता देती हूँ। 131 को आप कैसे स्प्लिट करेंगे, 100 30 एंड 1। ये तो आप जानते ही होंगे ना, आपने स्प्लिटिंग पहले भी की होगी। 100s में अलग करना है इनको, 10s कितने हैं एंड 1s कितने हैं, 1 यहाँ लिखते हैं। और 61 को कैसे करेंगे, 60 एंड 1। अब मल्टीप्लाई करिए, इस कॉलम में आएगा 100 और 60 को मल्टीप्लाई करके जो आता है
6 1 जार 6 एंड पीछे 1 2 3 जीरोज 1 2 3। 30 इंटू 60 3 6 जार 18 और पीछे 2 जीरोज 1 इंटू 60 60 होगा। ये हो जाएगा 100 इंटू 1 100, 30 इंटू 1 30, 1 इंटू 1 1। अब जो ये आपके कॉलम्स हैं इनमें जो नंबर्स हैं उनको आप ऐड करेंगे। 6000 1800 60, नीचे है 100 30 एंड 1। चलिए ऐड करिए। ओके, लास्ट में ये 1, 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 1 9 एंड 6 प्लस 1 7। तो इसका आंसर होगा 7991। ये आंसर है आपका, और ये है आपका स्प्लिटिंग मेथड या फिर कॉलम मेथड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ़ अ पर्सन अर्न 73 इन अ डे, एक पर्सन एक दिन में 73 रुपीज़ अर्न करता है, बताइए वो कितना अर्न करेगा इन 7 डेज। 7 डेज में तो जब भी आपको कभी एक का दिया और ज़्यादा का पूछा आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक दिन में 73 करता है 7 डेज में कितना करेगा, 73 इंटू 7, 7 3 जार 21, 2 कैरी, 7 7 जार 49, 49 प्लस 2 51। मतलब वो करेगा 7 डेज यानी कि 1 वीक में 511 रुपीज़। 6 वीक्स, 7 डेज मतलब 1 वीक ही होता है, तो 1 वीक में वो 511 कर रहा है, हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो 6 वीक्स में कितना करेगा, 1 वीक के अमाउंट को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसमें ध्यान रखना, कई बार आप ऐसी गलती करते हैं, 6 वीक का पूछा तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 डेज का निकलेगा, क्योंकि वो 1 डे का था ना, तो आपको 1 वीक के अमाउंट को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो 6 वीक्स का निकलेगा। ओके, तो मल्टीप्लाई करिए। 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, 6 5 जार 30, मतलब ₹3066। 89 डेज, 1 डे का 73 था, 89 डेज का, क्योंकि 89 डेज का पूछा है तो डेज वाले अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है। तो 73 इंटू 89 करिए, 89 73, 3 9 जार 27, 2 कैरी, 3 8 जार 24, 24 प्लस 2 26, 7 9 जार 63, 6 8 7 जार 56, 56 प्लस 6 62, 7 9 4 6, यानी कि यहाँ पर होगा आपका आंसर 6497। लास्ट क्वेश्चन है 17 वीक्स। तो एक वीक के अमाउंट को 17 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 511 को 17 से मल्टीप्लाई करना है। 17 1 जार 17, 1 कैरी, 17 1 जार 17 प्लस 1 18, 1 कैरी अगेन, 17 5 जार 85, 85 प्लस 1 86। तो ये हो गया 8687। ये क्लियर है आपको। अगर डेज का पूछेंगे तो डेज के अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है, अगर वीक का पूछेंगे तो वीक का अमाउंट पहले निकालना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए वर्कशीट नंबर 3, कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड। आपको अमाउंट दिया है 600, आपने बैंक से लोन लिया, यहाँ पे अमाउंट भी दे सकते हैं, यहाँ पर लोन भी दे सकते हैं। लोन है 600 का, अमाउंट पेड बैक जो आपने दिया विद इंटरेस्ट 680। तो कितना इंटरेस्ट है, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करते हैं यहाँ पर, जैसे 600 लोन लिया 680 दिया, मतलब 80 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट है। बताया था ना आपको कि बैंक आपकी हेल्प कर रहा है जब आपको ज़रूरत है, तब आपने अपना काम शुरू करना है, मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने बैंक से पैसे लिए, आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तो फिर बैंक भी उसमें थोड़ा शेयर लेगा, वो शेयर लेता है अपना इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो आपने 600 लोन लिया, 680 वापस दिया, 680 माइनस 600 आप करेंगे, टोटल अमाउंट में से लोन का अमाउंट माइनस करके जो आंसर आता है वो आपका इंटरेस्ट होता है। तो 680 माइनस 680 होगा। 5000 था, 5500 वापस किया, मतलब 500 एक्स्ट्रा दिया, वो इंटरेस्ट है। 956 1500 एक्स्ट्रा मतलब वापस दिया, तो 1500 से माइनस करिए 956, कितना होगा अमाउंट आपका, दिस इज 4 9 10, 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 5 इज 4, 14 माइनस 9 इज 5, मतलब 544, ये आपका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट में लोन था आपका, अमाउंट था 678, वापस दिया आपने 1000, तो 1000 से माइनस करिए 678, ओके। 9 9 10, 10 माइनस 8 इज 2, 9 माइनस 7 इज 2, 9 माइनस 6 इज 3, यानी कि 322 रुपीज़ इंटरेस्ट है। यहाँ पर 850 से माइनस करिए कितने को, 723 को, लोन अमाउंट को, तो ये 4 हो गया, 10, 10 माइनस 3 इज 7, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 8 माइनस 7 इज 1, तो ये आंसर हो गया 127। ओके, तो एक आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट हमेशा होता है टोटल अमाउंट से लोन अमाउंट को आपको माइनस करना है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट पर। आपने एक आइटम लिया, आपने खरीदा, मान लीजिए आपने 1 kg 1 किलो आपने
मटर ली, उसको ख़रीदा आपने 32 में, बेच दिया 40 में। जब भी कभी आपका सेलिंग प्राइस, सोल्ड वाला प्राइस ज़्यादा होता है खरीदने वाले प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आपने ख़रीदा होता है इसको, यहाँ पर देखिए ख़रीदा है आपने 300 में और बेचा आपने सिर्फ 125 में, तो यानी कि यहाँ पर आपने ख़रीदा ज़्यादा में, बेचा कम में, ऐसे केस में आपको होता है लॉस। ओके, तो नेक्स्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 32 में ख़रीदा, 40 में बेचा, हमें हुआ प्रॉफिट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ उसके लिए आपको इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, 40 माइनस 32 यानी कि ₹8 का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट, आपने 2 kg एप्पल्स 188 में लिए, 119 में बेच दिए, ज़्यादा में बेचे, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 119 से 108 को माइनस कर दीजिए, आपको ₹11 का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 में 10 पेंसिल्स ली, 43 में बेच दी, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट हुआ। कितने का? 43 माइनस 36 यानी कि ₹7 का। 125 में नोटबुक ली, 188 में प्रॉफिट हुआ, 188 माइनस 125, 8 माइनस 5 इज़ 3, 8 माइनस 2 इज़ 6, ₹63 का प्रॉफिट हुआ। एक रेडियो सेट आपने 300 में लिया लेकिन कम में बेचा, उसको सिर्फ आपने 125 में बेचा, यहाँ पे हुआ है आपको लॉस। लॉस कैसे निकालेंगे? 300 में से 125 को अब माइनस करिए, जो बड़ा है हमेशा उसमें से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। 300 माइनस 125, तो ये हो जाएगा आपका 175। इतने रुपीज़ का आपको लॉस हो गया रेडियो सेट पे। आपने एक टीवी 10,000 का लिया और उसे 9,999 में बेचा, लॉस हो गया आपको कितना? ₹1 का। 10,000 में से जब आप 9,999 माइनस करेंगे तो आपका आएगा ₹1। एक टेबल आपने 325 की ली, 650 में बेची, ज़्यादा में बेची, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ। कितना? 650 माइनस 325, तो ये बचेगा 325 ये होगा, तो मतलब 325 का ही प्रॉफिट हुआ आपको। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर कभी भी आप बेचते ज़्यादा में है, सोल्ड फॉर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर बॉट फॉर का अमाउंट ज़्यादा है तो आपको लॉस होगा। ओके, और ये है आपकी लास्ट वर्कशीट जिसमें कि आपको कुछ प्रॉब्लम सम्स दिए हुए हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, वैसे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपको आंसर्स ही देने हैं क्वेश्चन के। जैक हैड ₹200, जैक के पास ₹200 थे। ही बॉट अ पेयर ऑफ सॉक्स फॉर ₹70 एंड पेयर ऑफ ग्लव्स फॉर 98। 70 के उसने सॉक्स लिए, ग्लव्स लिए 98 के। हाउ मच मनी डिड ही हैव लेफ्ट? उसके पास कितना पैसे अभी, कितना मनी अभी लेफ्ट है, बचा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले टोटल हम निकालते हैं सॉक्स का एंड टोटल एक्सपेंसेस, टोटल कितना उसने खर्च किया। सॉक्स थे 70 के, 98 के ग्लव्स, तो ऐड करके देखिए टोटल कितना है, 8, 7 प्लस 9 प्लस 7 इज 16, ₹168 टोटल उसके खर्च हुए। अमाउंट कितना लेफ्ट हुआ? अमाउंट या फिर मनी लेफ्ट, अगर आप मार्केट जाते हैं, आप जितने भी पैसे लेके गए हैं उसमें से माइनस आप कर दे जितने आपके खर्च हो गए, तो आपकी मनी कितने बचनी चाहिए आपके पास, वो आ जाता है आंसर। यानी कि आपको 200 से 168 को माइनस करना है। चलिए रफ में करेंगे ये आप, 200 168, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ पर 10 होगा, फिर आगे जाएगा 9 10, 10 माइनस 8 इज़ 2, 9 माइनस 6 इज़ 3, 1 माइनस 1 इज़ 0, दैट मीन्स ₹32। तो कितने रुपये उसके पास बचे? हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट? ₹32 बचे। क्लियर है? तो पहले टोटल जो एक्सपेंसेस है वो निकालिए ऐड करके सभी एक्सपेंसेस को, उसके बाद जो अमाउंट था आपके पास उसमें से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अ म्यूजिक स्टोर इज हैविंग इट्स ब्लैक फ्राइडे सेल। एक म्यूजिक स्टोर में उसका ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है। द स्टोर विल गिव ₹60 ऑफ फॉर द सेकेंड आइटम अ कस्टमर परचेज। जो भी सेकेंड आइटम कस्टमर खरीदेगा उसके लिए उसको ₹60 ऑफ मिलेंगे। Emma wants to buy a pair of headphone for ₹370 and a CD of ₹16. How much does she need to pay in total? Okay. अगर कोई भी 60 फॉर द सेकेंड आइटम अ कस्टमर परचेज, ठीक है, कोई भी कस्टमर अगर 2 आइटम खरीदता है उसको ₹60 का ऑफ मिलेगा, मतलब छूट मिलती है, टोटल बिल में से आपके माइनस हो जाता है। तो एमा ने 370 के हेडफोन्स लिए, CD ली 16 की, तो टोटल कितना एक्सपेंसेस हुए उसके? टोटल बिल अमाउंट कितना था? 370 प्लस 16, 370 के हेडफोन और 16 की CD, तो कितना हो गया? 8 3 6 प्लस 0 6, 7 प्लस 1 8 3,
386 रुपीज़ का बिल हुआ, लेकिन 60 रुपीज़ ऑफ देंगे क्योंकि सेल चल रही है, मतलब बिल में से 60 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, आपको वो नहीं देना है। कई बार होता है ना सेल में ऐसे, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, शी पेड इन टोटल, कितना उसने पे किया, 386 में से 60 उसको ऑफ मिल गया, माइनस कर दीजिए, 6 माइनस 0 इज 6, 8 माइनस 6 इज 2 एंड 3, यानी कि उसने 326 रुपीज़ पे किया एंड दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है? कभी भी आपको अगर ऑफ का क्वेश्चन आता है, पहले टोटल बिल का अमाउंट निकालिए सबको ऐड करके और उसमें से माइनस कर दीजिए जितना ऑफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉफ़ी मग कॉस्ट ₹36, एक कॉफ़ी मग 36 रुपीज़ का है। अ कंपनी मैनेजर वांट्स 50 मग फॉर ए सेलिब्रेशन इन देयर कंपनी, उनकी कंपनी में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, तो एक कंपनी मैनेजर को 50 मग्स चाहिए। हाउ मच डू 50 कॉफ़ी मग्स कॉस्ट, 50 कॉफ़ी मग्स कितने के आएंगे। जब भी कभी आपको एक की कॉस्ट दी और ज़्यादा की पूछी हो, आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, सो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मग, एक मग की कॉस्ट कितनी है, ₹36, कॉस्ट ऑफ 50 मग्स, 50 मग्स की कॉस्ट कितनी होगी, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, 50 से मतलब 5 से मल्टीप्लाई करिए और लास्ट में 0 पुट कर दीजिए। ये शॉर्टकट हमें पता है, 5 6 आर 30, कैरी हुआ 3, 5 3 आर 15, 15 प्लस 3 18 और पीछे ये 0 आ जाएगी 50 वाली। ओके, यानी कि ₹1800 उसको देने पड़ेंगे 50 कप्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर जैकमैन गिव्स ₹5000 टू हिज 4 चिल्ड्रन टू शेयर इक्वली। मिस्टर जैकमैन ने अपने बच्चों को 5000 रुपीज़ दिए कि इनको आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। बताओ कि हर एक बच्चे को कितना अमाउंट मिला। टोटल अमाउंट कितना है, ₹5000। ईच चाइल्ड गेट, हर एक बच्चे को कितना मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, 5000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिवाइड करना है 4 चिल्ड्रन में, तो 5000 को डिवाइड कर दीजिए 4 से। डिवीजन आई एम श्योर आपको आती होगी। 5000 4, पहले 5 पे टेबल चलेगी, 5 4 1 जार 4, 1 रिमाइंडर बचा, आपने 0 कैरी किया, 4 2 जार 8, 2 रिमाइंडर बचा, आपने 0 कैरी किया, 20 हुआ, 4 5 जार 20, कुछ नहीं बचा लेकिन 0 कैरी किया। 0 कैरी किया तो टेबल भी चलानी पड़ेगी, 0 ही आपको यहाँ पर, अगर नहीं चलती है टेबल तो हम 0 लगा देते हैं। तो कितना आंसर आया, 1250, यानी कि उसके हर एक बच्चे को, हर एक चाइल्ड को 1250 रुपीज़ मिलेंगे। चाहे तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5000 ही आएगा। क्लियर है? अब हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस कर लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी आ गया। ये चैप्टर आपका एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम के बारे में ही है, जिसमें कि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आपको पता ही नहीं होता क्वेश्चन में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और वो उसकी कोई ट्रिक भी नहीं है कि आपको हम कुछ रटा दे कि बच्चों ये अगर वर्ड दिखे तो प्लस कर देना, माइनस कर देना, नहीं, वो सिर्फ तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ईच स्टूडेंट इन ग्रेड 4 was given 20 raffle tickets to sell to raise funds to their school। हर एक बच्चे को, स्टूडेंट्स को 20 टिकट्स दिए गए ताकि वो स्कूल के लिए फंड इकट्ठा कर सके। द प्राइस ऑफ ईच टिकट ₹18, 18 का एक टिकट है। ओलिविया ने अपने सारे टिकट बेचे, तो बताओ उसने कितने रुपए इकट्ठे किए। एक टिकट 18 का है, टिकट्स कितने हैं 20, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 टिकट इक्वल्स टू ₹18, कॉस्ट ऑफ 18 टिकट्स, उसके पास 20 टिकट्स, उसके पास 20 टिकट्स हैं, इक्वल्स टू 18 इंटू 20, मल्टीप्लाई आप करेंगे, 18 2 जार 36 और लास्ट में एक 0 20 वाली, यानी कि ₹360 कलेक्ट की है ओलिविया ने। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी जो ये एक्सरसाइज है ख़त्म होती है। होपफुली कॉन्सेप्ट्स आपको और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बाकी आप इनकी खुद प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप को इसी टाइप के और क्वेश्चंस दे लीजिए और उसके बाद घर में कोई हो तो उससे चेक करा लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।